बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको पढ़ाऊंगा मैं नॉर्मल ईसीजी की इंटरप्रिटेशन। नॉर्मल ईसीजी को आप कैसे पहचानोगे, उसकी वेव्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और नॉर्मल ईसीजी से आप रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसकी रिदम को आप कैसे पहचानोगे। हमारे पास ईसीजी पेपर पर एक ईसीजी पेपर जो होता है उस पर लार्ज स्क्वायर्स होते हैं, लार्ज बॉक्स होते हैं, और लार्ज बॉक्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। तो एक लार्ज बॉक्स हो गया और उसके अंदर छोटे स्मॉल स्क्वायर्स हो गए। तो स्मॉल स्क्वायर जो है ये हॉरिजॉन्टल जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं में से एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकंड टाइम डिनोट करता है, ये टाइम कैलिब्रेशन है। और जो वर्टिकल है अप एंड डाउन, ये हमारे पास वोल्टेज शो करता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, अगर हम किसी ईसीजी पेपर की वेव की हाइट देखना चाहते हैं कि इसकी नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हम वर्टिकल लाइन जो है उन वर्टिकली बॉक्सेस के नंबर्स को देखेंगे और उनसे पता चलाएंगे। और वर्टिकल बॉक्सेस हमारे पास जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो वोल्टेज शो करते हैं। एक स्मॉल स्क्वायर हमारे पास 0.1 मिलीवोल्ट शो करता है, 0.1 मिलीवोल्ट के बराबर होता है। और हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक 0.04 सेकंड के टाइम के बराबर होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि ये पी वेव है जो कि एट्रियल डीपोलराइजिंग वेव है ईसीजी में। ठीक है, ये आर वेव है, ये क्यू एस और टी वेव। टी वेव हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शो करता है। अगर आपने ईसीजी पेपर उठाया और ईसीजी पेपर पर आप पी वेव की नॉर्मल हाइट देखना चाहते हैं कि पी वेव की नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हमारे पास 0.1 to 0.3 मिलीवोल्ट होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि एक स्मॉल स्क्वायर हमारे पास 0.1 मिलीवोल्ट, यानी वर्टिकली हमारे पास एक स्मॉल स्क्वायर 0.1 मिलीवोल्ट के बराबर होता है। तो नॉर्मल पी वेव की हाइट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1 to 3 स्मॉल बॉक्सेस, 1 to 3 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास इसकी हाइट होनी चाहिए। ये नॉर्मल पी वेव है। विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस। ये नॉर्मल पी वेव की हमारे पास विड्थ है, यानी कि इसकी विड्थ 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस, हाइट 1 to मिनिमम इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 स्मॉल बॉक्स या मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल पी वेव की आपके पास मॉर्फोलॉजी है। इसके बाद आपके पास क्या आएगा कि आर वेव। आर वेव कितने स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर बनना चाहिए, आर वेव हमारे पास 10 to 15 स्मॉल। अगर आप देखते हैं ईसीजी पेपर में और आर वेव हमारे पास 10 to 15 स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर बना हुआ है, तो ये नॉर्मल आर वेव है। इसके बाद आपके पास आएगा टी वेव। टी वेव आपके पास इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 0.15 सेकंड। ये ऑलमोस्ट बनता है तकरीबन 3 to 3.5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2 स्मॉल बॉक्स और मैक्सिमम 3 स्मॉल बॉक्स। तो आपको नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ईसीजी के ऐसी पहचानी होगी कि ये आपके पास हाइट होगी उनकी और ये उनकी विड्थ होगी। अगर इस नॉर्मल व्यू से ये अल्टर होता है, चेंज होता है, तो आपको इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस नजर आएंगी। ये नॉर्मल ईसीजी है, इसकी इंटरप्रिटेशन। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें आते हैं पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल जो है पी के बिगिनिंग से लेकर एट्रियल एक्साइटेशन से लेकर वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन तक जो हमारे पास वक्फा होता है, इसको पी आर इंटरवल कहते हैं। और नॉर्मली ये 4 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर होता है। अगर आपने नॉर्मल पी आर इंटरवल देखना है तो आपने काउंट करना पड़ेगा कि कितने ये पी आर इंटरवल कितने स्मॉल बॉक्स पे बना हुआ है। अगर ये 4 स्मॉल बॉक्स पे बना हुआ है तो इसका मतलब ये है एक 0.04 है और ये 4 हमारे पास कितने हो गए, 0.16 सेकंड। इसके बाद हमारे पास क्यूटी इंटरवल आता है। क्यूटी इंटरवल हमारे पास क्या शो करता है, ये हमारे पास शो करता है कि जो कि एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टली से लेकर और फिर आखिर में हमारे पास जो रेपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल है, ये क्यूटी इंटरवल आपके पास ये वक्फा है। इसकी नॉर्मल आपके पास कितनी वो होनी चाहिए,
स्मॉल बॉक्स पे बनना चाहिए। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 9 स्मॉल बॉक्स पे आपके पास बनेगा तो 0.35 सेकंड। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि 0.35 सेकंड है। अगर आप स्मॉल बॉक्सेस इसके अंदर लिखना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 9 स्मॉल बॉक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्यूटी इंटरवल हो गया, पीआर इंटरवल। अच्छा, फिर आप देखोगे कि ईसीजी तो आपने ईसीजी के आपने क्या पहचान लिया, ईसीजी के अपने नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की कुछ वो बेसिक्स पहचान लिए। अब इसके बाद हमारे पास रेट, यानी ईसीजी से आप रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, हार्ट रेट कितने कैसे कैलकुलेट करोगे। 2 आर वेव्स, एक आर वेव दूसरा आर वेव जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, एक वेव के बाद दूसरे आर वेव, इसके बीच जो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस हैं, ठीक है, उन नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस पर 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन द 2 आर वेव्स, ये आपको कैलकुलेट करके देगा क्या, हार्ट रेट। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 लार्ज बॉक्सेस हैं इन आर वेव के बीच, तो 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 150, ये आपके पास हार्ट रेट आ गया। ठीक है, इसके बाद अब ईसीजी में नॉर्मल आप क्या देखोगे कि आया ये ईसीजी नॉर्मल रिदम वाली है कि नहीं है। नॉर्मल रिदम का मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट का इंपल्स जो जनरेशन होता है वो एसए नोड से होता है। ये हार्ट हमारे पास एसए नोड के कंट्रोल में है या एबी नोडल कंट्रोल में है। नॉर्मली हमारे पास हार्ट साइनस रिदम में होता है। साइनस रिदम का मतलब ये है कि एट्रियम में करंट जनरेट कर रहा होता है और फिर पूरे वेंट्रिकल में जो है वो फैल रहा होता है। तो अगर आपके पास ईसीजी के 12 लीड ईसीजी में अगर हर पी वेव के बाद आर वेव आता है, पी फॉलोड बाय आर, 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 अगर हर पी वेव के बाद आर वेव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रिदम नॉर्मल है। ये साइनस रिदम, रेट हो गया, रिदम हो गया। ये आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आपके लिए इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी की, जो कि आपकी सिर्फ डायरेक्ट की लेवल तक काफी है। पैथोलॉजी में आपको मैं इसकी बताऊंगा।